Dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 35। तो इसके पहले की सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। सो स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस, नई वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड आज क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा चेंज है, तो वीडियो पूरी देखिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन आज थोड़े से मज़ा आने वाला है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज के क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो आपको कैसा लगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फैमिली डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड बाय, जो फैमिली है वो चाइल्ड के पर्सनालिटी को, जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये फैमिली जो है वो चाइल्ड की पर्सनालिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कि फैमिली में मीन्स ऐसा क्या, उसके फैमिली के क्या फंक्शन है, कैसे उनको डायरेक्ट करना है, क्या करना है जिससे चाइल्ड की जो पर्सनालिटी को है वो अच्छे तरीके से डेवलप कर सके इन पॉजिटिव वे। तो उसके लिए कम्युनिकेशन, हाँ सही है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। मोल्डिंग मीन्स आप जैसे उनको समझाओगे, जैसे उनका बताओगे वो ऐसे ही होगे। डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ये नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फिर वो थोड़ा सा हार्श ट्रीटमेंट में आ जाता है। तो कम्युनिकेशन, जैसे आप बच्चों से बात करेंगे, जैसे उनको सिखाएंगे बात करना, और जैसे आप उनको समझाएंगे या जैसे आप उनको बनाना चाहेंगे, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कम्युनिकेशन एंड मोल्डिंग ये दो फैक्टर हैं, दो फैक्ट हैं जिससे जो चाइल्ड की जो पर्सनालिटी है उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसको इन द पॉजिटिव वे मीन्स उसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो कम्युनिकेशन एंड मोल्डिंग ये दो फैक्टर्स हैं जो चाइल्ड की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसिप्लिनिंग इज़ अ वे ऑफ इम्प्रूविंग मीन्स अगर किसी को कोई उसको इम्प्रूव करना है, उसके कैरेक्टर्स को या उसकी जो हैबिट्स हैं, उसके बिहेवियर है, उसको इम्प्रूव करने के लिए डिसिप्लिन क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, कैसे डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो भी पर्सन है उसके बिहेवियर को, उसके कैरेक्टर्स को या उसके जो वो कैसे उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको कैसे डिसिप्लिन करेंगे। तो उसके एक तो मैनर, हाँ ठीक है, मैनरिज्म होना चाहिए उसमें कि उसको मैनर्स हो, ठीक है। देन एस्थेटिक सेंस, then moral values and education values। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैनर्स होने चाहिए, ठीक है, मैनरिज्म, अब उसका बिहेवियर कैसा है। देन एस्थेटिक सेंस, ये आप एस्थेटिक है, कल्चर हो गया किसी का, जैसे भगवान है उनके प्रति किसकी आस्था कैसी, ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये उनका अपना है। तो मैनर हो गया, मॉरल वैल्यूज़ हो गई, एजुकेशन वैल्यू हो गई, ये किसी भी पर्सन के डिसिप्लिन करने में हेल्प करते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन कि मैनर्स आप कैसे सिखा रहे हैं, मॉरल वैल्यूज़ क्या है, वहाँ की जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ का मॉरल वैल्यूज़ क्या है, एजुकेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, तो ये हेल्प करते हैं पूरे ओवरऑल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने में। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू सर्वाइवल ऑफ चिल्ड्रन इंक्लूड, जो चिल्ड्रन हैं या इन्फेंट्स हैं या जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, तो उनको उनका राइट टू सर्वाइवल, उनको सर्वाइव करने के क्या अधिकार है, उनको राइट टू सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है, उनको कि वो सर्वाइव करें उसके लिए क्या ज़रूरी है। राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, सही है ये, राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन मीन्स उनका बर्थ हो रहा है तो उनको रजिस्टर करना, उनके जैसे ना बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो ये सिंपल सा वही है कि अगर उनको बर्थ, राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन। देन राइट टू एक्सप्रेस, ये तो बाद में आता है। देन राइट टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, अगर बर्थ हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, चाइल्ड है, तो उसका राइट है कि उसको हेल्थ है, उसकी हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस, उसको उसकी हेल्थ हो अच्छी हो, उसको न्यूट्रिशियस फूड मिले। राइट टू पार्टिसिपेशन ये नहीं, तो 1 and 3 बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी चाइल्ड है, इन्फेंट है, जो भी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको चाहिए कि अगर बर्थ है, रजिस्ट्रेशन, राइट टू बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन, साथ में उसको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशियस फूड ज़रूरी है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग केमिकल्स यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर हजार्डस, जो ये टेक्सटाइल केमिकल्स हैं जो फिनिशिंग मतलब फिनिशिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो ये जो
जितने भी केमिकल्स हैं ये इनमें से जो हज़ार्ड केमिकल हैं, जो हार्मफुल हैं, वो कौन से केमिकल हैं? तो जो एजो कंपाउंड्स हैं और क्लोरीन कंपाउंड्स हैं, ये हज़ार्डस कंपाउंड है, इसलिए एजो कंपाउंड और क्लोरीन कंपाउंड का जो यूज़ है वो थोड़ा कम होता है, जो एजो कंपाउंड एंड क्लोरीन कंपाउंड। डी इज़ द करेक्ट आंसर। जो एजो कंपाउंड है इनको जो आइस डाई बोलते हैं ना, तो ये भी हो गया। क्लोरीन कंपाउंड्स ये हज़ार्डस होते हैं, ये डेंजरस होते हैं। तो 1 and 3 डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टिच आर यूज्ड इन चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी। जो चिकनकारी है ये लखनऊ की फेमस एम्ब्रॉयडरी है, तो चिकनकारी के कौन से स्टिचेज हैं जो चिकनकारी में यूज़ होते हैं? कमल कढ़ाई ये आंध्र प्रदेश की स्टिच है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें यूज़ होती है, तो ये चिकनकारी में नहीं आता है। नेगी ये भी नहीं आता है। आता है फंदा, बिजली एंड पेंची, ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के स्टिचेज हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो नेगी हो गया, गवंती है, मेंथी है, ये कुछ एक एम्ब्रॉयडरी के टाइप हैं, तो ये कौन सी एम्ब्रॉयडरी के टाइप हैं ये आपको कमेंट में बताना है कि जो नेगी है, मेंथी है, गवंती है, ये सब टाइप हैं एम्ब्रॉयडरी के, तो कौन सी एम्ब्रॉयडरी के टाइप हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी जो कमल कढ़ाई है, ये कलम कढ़ाई है, ये आंध्र प्रदेश में यूज़ होती है। फंदा, बिजली एंड पेंची ये चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी के स्टिच हैं। ये इसका आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी एम्ब्रॉयडरी के ये टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कंपोनेंट्स इंक्लूडेड इन द मैक्रो हैबिट कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैक्रो हैबिट कॉन्सेप्ट में कौन से सिस्टम, ये कौन से मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होते हैं? तो मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस, हाँ ये यूज़ होता है मैन मेड एंड नेचुरल स्पेस। मैक्रो में जो मैन मेड, नेचुरल जो लार्ज स्केल पे अवेलेबल है, जिसको मैन जो ह्यूमन बीइंग है उसने खुद बनाया है और नेचर ने प्रोवाइड किया है। बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली सिस्टम, बायोलॉजिकल कंटेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट जो भी है फैमिली। मैक्रो मीन्स जो लार्ज स्केल बड़ा होता है उसको बोलते हैं मैक्रो, जो लार्ज स्केल पे होता है। तो ये अगर मैन मेड ह्यूमन बीइंग कुछ बना रहा है, उसके साथ बायोलॉजिकल कंटेंट एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ फैमिली सिस्टम, फैमिली सिस्टम है तो पूरा एक सिस्टम होगा कि पूरी फैमिली होगी, तो ये मैक्रो हैबिट्स में आते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो बायोलॉजिकल कंटेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इन द पर्सनल, ये पर्सनल है, पर्सनल हो गया तो माइक्रो हो गया, ठीक है, तो ये जो है ये माइक्रो में आता है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिए, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द इफेक्ट ऑफ मेंटल फटीग आर। मेंटल फटीग के इफेक्ट क्या होते हैं? कोई एक काम जैसे देर तक करते रहो तो बोरिंग लगने लगता है, तो उसको बोलते हैं मेंटल फटीग। तो जब मेंटल फटीग हो जाता है तो जो हम काम कर रहे हैं उस पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? डिक्रीज अटेंशन, सही है, जब आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे या मेंटल फटीग होता है तो हम एक चीज़ पे अटेंशन नहीं दे पाते हैं, तो डिक्रीज अटेंशन। डिक्रीज मोटिवेशन, ये भी सही है, मोटिवेशन भी डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीज मेंटल परफॉर्मेंस, अब मेंटल फटीग है, हम मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली परेशान हैं और हमें फोकस नहीं हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल गलत है ये। देन आता है इम्पेयर्ड परसेप्शन एंड थिंकिंग। इम्पेयर्ड मीन डिस्टर्बेंस हो जाएगा, परसेप्शन एंड थिंकिंग में मीन्स क्या हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इसमें भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो 1, 2 एंड 4 बी इज़ द करेक्ट आंसर। जब मेंटल फटीग को मेंटली टायर्डनेस लग रही है तो अटेंशन भी डिक्रीज़ होगा, मोटिवेशन भी डिक्रीज़ होगा, और जो हम जो काम कर रहे हैं उस पर जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पैकेजिंग सर्व्स द पर्पज ऑफ। जो पैकेजिंग है, जो कोई फूड प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग करते हैं, तो पैकेजिंग करने से उसको क्या इफेक्ट क्या होता है, क्या इन्हेंसमेंट होता है? प्रोडक्शन ऑफ मर्केंडाइज, सही है, मीन्स जो भी मर्केंडाइज या गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्शन होती है, सही बात है, ठीक है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट कुछ अब पैक करके आता है तो बाहर से जो उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है। देन इन्हेंसमेंट ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, मीन्स उसकी केयर होती है, ठीक है, उस पर कोई कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, वो सेफ़ है, सिक्योर है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू एंड वैल्यू एडिशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों अलग चीज़ें हैं। वैल्यू एडिशन मीन्स न्यूट्रिशियस क्वालिटी इंप्रूव होना, तो ये नहीं होता है। देन एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट,
सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट के कवरिंग अच्छी है, पैकेजिंग अच्छी है, उसका अपीयरेंस अच्छा है, तो प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। जब पैकेजिंग अच्छी करते हैं तो उससे जो हमारा प्रोडक्ट है या जो फूड प्रोडक्ट है वो सेफ प्रोटेक्टेड रहता है, प्रोडक्ट वैल्यू इंक्रीज करती है और प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट भी होता है, तो ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है HDR, उसके अकॉर्डिंग द डायमेंशन फॉर मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इन एनी कंट्री, उसके अकॉर्डिंग जो भी ये HDR रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग अगर ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करना है किसी भी कंट्री में तो उसके डायमेंशंस क्या हैं, तो उसके डायमेंशंस आते हैं लॉन्गिविटी, मीन्स वहाँ के जो पर्सन हैं या जो मेल फीमेल्स हैं उनकी लॉन्गिविटी, उनकी जो जीवन प्रत्याशा, मीन्स वो कितने टाइम तक, वहाँ की जो एवरेज लाइफ है वो कितनी है। हैप्पीनेस नहीं, इसको हैप्पीनेस को काउंट नहीं करते हैं। देन नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वहाँ के जो पर्सन है उनका नॉलेज कितना, नॉलेज जो IQ लेवल है, नॉलेज कितना है, देन उनका वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो ये चीज़ें हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। सिंपल सी बात है, अपने यहाँ मतलब सिंपल सी बात है, आसपास देखो, अगर कोई किसी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देख के दूसरे इन्फ्लुएंस होते हैं, तो यहाँ से लिविंग स्टैंडर्ड, देन नॉलेज एंड लॉन्गिविटी, ये 3 फैक्टर हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट की डायमेंशन है, कि ये 3 डायमेंशन है जिसके थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ये लॉन्गिविटी, नॉलेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये 3 डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीडबैक कवर द फॉलोइंग फंक्शन इन द कम्युनिकेशन। फीडबैक मीन्स कम्युनिकेशन हो रही है, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, उसके बाद आपने उसका फीडबैक दिया, आपको कितना समझ आया, क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, उसका आपने फीडबैक दिया। जब आप फीडबैक देंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो उसका देखो, एक तो फैसिलिटेट एक्शन मीन्स जो हम कोई काम हो रहा है, ठीक है, कोई एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कोई एक प्रोग्राम चल रहा है, रन हो रहा है, वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, उसके बाद वहाँ का उसका फीडबैक चेक किया गया, तो देख सकते हैं कि वहाँ उसमें जो प्रोग्राम में जो एक्शन यूज़ किया था या जो भी जैसे भी उसको एक्ट किया था, इम्प्लीमेंट किया था, तो वो प्रॉपर सही था या नहीं था, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये, देन इम्प्रूव लर्निंग, कहीं पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर जहाँ पे कोई प्रॉपर फंक्शन जो हो रहा है वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लर्निंग वहाँ से। एंड देन आता है रिमूव बैरियर, बैरियर भी मीन्स कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सिमेंटिक बैरियर, टेक्निकल बैरियर या नॉइज़ या कैसे कोई भी टाइप का कोई बैरियर आ रहा है तो वो भी इम्प्रूव हो सकता है। इन्फॉर्म ऑडियंस, ये ऑडियंस तो हमें फीडबैक देती है, तो ये ऑडियंस को इन्फॉर्म कैसे करेगा, जो फीडबैक आता है ये हमेशा ऑडियंस से या जो रिसीवर है वहाँ से आता है, तो ये नहीं होगा। फैसिलिटेट एक्शन, इम्प्रूव लर्निंग एंड रिमूव बैरियर, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू रेज द एक्सटेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी, सही है, फंक्शनल लिटरेसी को बढ़ावा देना। प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ये भी सही है, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। अब फंक्शनल मीन्स वोकेशनल लिटरेसी, तो ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन हो जाती है। टू कम्प्लीमेंट फॉर्मल एजुकेशन इन स्कूल, अब स्कूल में हो रहा है तो वो फॉर्मल एजुकेशन है, अब जब फॉर्मल एजुकेशन है तो नॉन फॉर्मल नहीं हो सकता ना, तो ये गलत हो गया। टू प्रिपेयर इंडिविजुअल्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अब वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, फंक्शनल लिटरेसी दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल जो भी पर्सन जो ये ले रहे हैं एजुकेशन, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इम्प्रूव करें, जैसे आत्मनिर्भर भारत जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हिंदी में आता है, तो इसमें सी इज़ द मीन्स जो फंक्शनल लिटरेसी को बढ़ाना, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन देना और सेल्फ जो है क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, तो ये आते हैं फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज इन द राइट सीक्वेंस द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन सीरियल्स ड्यूरिंग मॉइस्ट कुकिंग एंड कूलिंग। सीरियल्स को जब कुक करते हैं, मॉइस्ट कुकिंग मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कुक करने के बाद फिर कूल करते हैं, तो उसकी पूरी प्रोसेस क्या है,
कुकिंग से लेकर कूलिंग तक, तो उनको राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ऑप्शंस क्या है? रेट्रोग्रेडेशन, सिनेरेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, चेंज इन विस्कोसिटी, रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या इसका क्या है। तो सबसे पहले आता है क्या? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वाटर, अब कोई भी सीरियल है, ठीक है, उसको जब पानी में कुक करेंगे सबसे पहले क्या करेगा? वाटर ही तो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसमें पहले सीक्वेंस के थ्रू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जैसे इसमें आएगा वाटर एब्जॉर्प्शन पहले, तो डी वाला है या ए वाला है जिसमें 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन अपने आप चले गए। ठीक है, उसके बाद 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, चेंज इन विस्कोसिटी। देन आता है रेट्रोग्रेडेशन। ठीक है, देन आएगा रेट्रोग्रेडेशन, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 2 आएगा। देन रेट्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन के बाद रेट्रोग्रेडेशन क्या होता है? जब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में रिएक्शन होती है, जो जिलेटिनाइज स्टार्च है, जो भी स्टार्च है वो एक लाइन में अरेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रिस्टल के मीन्स एक क्रिस्टल के फॉर्म में बनने लगते हैं। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेडेशन। रेट्रोग्रेडेशन के बाद जब एक लाइन में हो जाएंगे फिर ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होने लगेंगे। जब ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं तो उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद अगर जो भी प्रोडक्ट था उसको देर तक, अगर जैसे सिंपल सी बात करते हैं कर्ड की, कर्ड को अगर उसमें रेट्रोग्रेडेशन हुआ, उसमें जो भी कैल्शियम एंड प्रोटीन है वो एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में अरेंज हो गई अपने जैसे उसमें बॉन्ड्स बनने हैं, बॉन्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो गई। जब अरेंज हो गई तो फिर वो क्रिस्टल हो जाएगी, क्योंकि कर्ड जो है वो थिक होता है, मीन्स थिक होने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। थिक होने के बाद अगर कर्ड को कुछ टाइम के लिए बाहर रख दो तो उसमें से देखो वाटर रिलीज होने लगता है, कर्ड से थोड़ा सा पानी निकलने लगता है, तो उसको बोलते हैं जब प्रॉपर कुक होने के बाद या फिर प्रॉपर रिक्रिस्टलाइजेशन होने के बाद प्रोडक्ट से जब पानी निकलने लगता है या उसमें से कुछ मॉइस्चर छोड़ता है, उसको बोलते हैं सिनेरेसिस। तो सिनेरेसिस इज द लास्ट स्टेप और वाटर एब्जॉर्प्शन इज द फर्स्ट स्टेप। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डी इज द, यहाँ पे देखो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसको सही कर लो। यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम हेपेटाइटिस टू सिरोसिस। हेपेटाइटिस टू सिरोसिस मीन्स लीवर, हेपेटाइटिस क्या बोलते हैं? लीवर को, जो लीवर प्रॉब्लम होती है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। सिरोसिस मीन्स डैमेज होना। तो लीवर की स्टार्टिंग प्रॉब्लम से लेकर लीवर के डैमेज होने तक क्या प्रोसेस है, क्या होता है उसमें, तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। लीवर प्रॉब्लम है मीन्स सबसे पहले क्या अफेक्ट करेगा? स्टमक पे अफेक्ट करेगा मीन्स डाइजेशन प्रॉब्लम। जब डाइजेशन को अफेक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या आएगा? नोसिया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, यही सब आएगा ना। तो ये स्टार्ट हो रहा है नोसिया, एनोरेक्सिया एंड वॉमिटिंग। सिंपल सी एक थर्ड ऑप्शन से एक ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं। डी इज द ऑप्शन पर देखते हैं। जब नोसिया, ठीक है, अब ये नोसिया हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, इससे डिस्टर्बेंस क्या होगा? एब्डोमेन में डिस्टर्बेंस होगा। जब एब्डोमेन में डिस्टर्बेंस होगा, लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जॉन्डिस होगी। फिर जॉन्डिस होगी, उसके बाद जॉन्डिस में रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होने लगती हैं और बिलिरुबिन बनने लगता है। जब बिलिरुबिन एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तभी तो जॉन्डिस होता है। तो इंक्रीज्ड बिलिरुबिन, जब बिलिरुबिन भी इंक्रीज कर जाएगा तो पोर्टल हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स पोर्टल हाइपोटेंशन, जब इसमें सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा और हाइपोटेंशन बढ़ेगा। देन आता है एसोफेगल वेरिकस मीन्स जो वेन्स हैं, ये वेन्स में स्वेलिंग आ जाएगी और इनका जो वेन्स का जो अपना रियल जो साइज है शेप है, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी और एक्सेस में ग्रोथ होने लगेगी। उसके बाद आता है एडिमा एंड एसाइटिस मीन्स स्टमक में पानी भर जाना, स्वेलिंग आ जाना। तो ये लास्ट स्टेज आ जाती है एडिमा एंड एसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन राइट सीक्वेंस द प्रोसीजर यूज्ड इन सेलेक्टिंग अ फूड एम्प्लॉय। कोई फूड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना है, तो एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने की प्रोसीजर क्या होगा? तो ऑप्शंस क्या हैं? अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरनल सोर्सेज, डिटरमाइनिंग नीड्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, इंटरव्यू एंड ओरिएंटेशन। अगर कोई प्रोग्राम है, वहाँ पे कुछ
अगर जैसे किसी को कोई एम्प्लॉयमेंट ही सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमें नीड क्या है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे हमारी नीड्स क्या है। तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से सिर्फ ये स्टार्ट हो रहा है, ये एक स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 कट, ठीक है। तो 3 के बाद आता है, इसमें है 5, इसमें है 2, फिर इंटरनल सोर्स एंड एडवर्टीजमेंट। हम पहले चेक करेंगे ना कि हमारे पास इंटरनल सोर्सेज क्या क्या हैं, हमको कितना ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। देन आएगा इंटरनल सोर्स। इंटरनल सोर्स हम पूरा चेक कर लेंगे, उसके बाद हम फिर देंगे एडवर्टीजमेंट कि हाँ हमें जो एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है क्या है। उसके बाद आता है जब एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उनका इंटरव्यू होगा। जब इंटरव्यू होगा देन उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। आफ्टर अपॉइंटमेंट लेटर उनसे जो वेजेस है, जो सैलरी है, जो उनको सैलरी की बात हो जाएगी। देन आता है ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन मीन्स उनको जब सिलेक्शन हो जाएगा उनका प्रॉपर, तो सिलेक्शन के बाद उनको कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो कलीग्स हैं और इन फ्यूचर पॉलिसीज़ क्या हैं, कंपनी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उसके बारे में सब बताना। क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या पर्क्स हैं, क्या उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये सब जो कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराना, उसके बारे में बताना। इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में है ये, हिंदी में भी देख लीजिए, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आता है अरेंज द स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की स्टेजेज हैं, इसको दिया था फ्रूड ने, ये थ्योरी दी थी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। तो इसकी स्टेजेज को अरेंज करना है सीक्वेंस में। तो स्टेजेज क्या है, फैलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज, ओरल स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड एनल स्टेज। तो सबसे पहले आता है ओरल स्टेज, ठीक है, ओरल जो माउथ। उसके बाद आता है एनल स्टेज, देन आता है फैलिक स्टेज। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फैलिक के बाद आता है लेटेंसी, फिर आता है जेनाइटल। इनको हम अब एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ये है ओरल स्टेज, 0 to 1 ईयर मीन्स बाय बर्थ टू 1 ईयर तक की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं ओरल स्टेज। इसमें जो इन्फेंट है उसको जो प्लेजर है, जो भी वो जितनी भी उसकी प्लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं वो थ्रू ओरल मीन्स माउथ एक्टिविटी होती हैं। जैसे थंब सकिंग है, ठीक है, फीडिंग है, ईटिंग है, ये सब उसकी माउथ से जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ओरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको बोलते हैं ओरल स्टेज। देन आता है एनल स्टेज। एनल स्टेज में जो ईयर एज रेंज है वो 2 to 3 ईयर ओल्ड होता है। इसमें जो चिल्ड्रन होता है उसको जो ब्लैडर कंट्रोल एंड बाउल मूवमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये एनल स्टेज में आता है। देन आता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज मीन्स 3 to 6 ईयर, ठीक है। इसमें जो फैलिक स्टेज में है, ये जो चाइल्ड है वो फोकस करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं विद अपोजिट सेक्स, मीन्स दे आर ऑब्सेस्ड विद अपोजिट सेक्स, ठीक है। देन आता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में 6 ईयर टू प्यूबर्टी। तो 6 ईयर से प्यूबर्टी तक के जो इसमें जो बच्चे आते हैं वो जो अपोजिट सेक्स के पियर्स होते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। देन आता है जेनाइटल स्टेज। बियॉन्ड प्यूबर्टी इंडिविजुअल आर अटैच्ड टू अपोजिट सेक्स पियर्स, मीन्स यहाँ पे वो स्टेज आती है मैरिज वाली, दे आर अट्रैक्टेड टू अपोजिट सेक्स पियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरेंज द स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेज हैं इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेज क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रीनेटल मीन्स प्रेगनेंसी के पहले का पीरियड। देन प्रीनेटल, आफ्टर प्रेगनेंसी इज एंटीनेटल। तो प्रीनेटल से स्टार्ट, 2 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों तो कट हो गए, प्रीनेटल। देन उसके बाद आएगा एंटीनेटल। एंटीनेटल के बाद एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ से 2 मंथ तक के बेबी को बोलते हैं नियोनेटल, तो ये आ जाएगा नियोनेटल। नियोनेटल के बाद उसको जो फिर 1 ईयर तक की एज होती है उसको बोलते हैं इन्फेंसी। फिर 1 to 3 ईयर तक की एज को बोलते हैं टॉडलर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले प्रीनेटल, देन एंटीनेटल, देन नियोनेट, देन इन्फेंसी एंड टॉडलर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट सिक्वेंसिंग ऑर्डर इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। जो लिसनिंग की प्रोसेस है उसका जो करेक्ट सीक्वेंस जो है, उसका जो करेक्ट ऑर्डर है उसको बताना है कि लिसनिंग की जो प्रोसेस है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो लिसनिंग में सबसे पहले क्या आता है, लिसनिंग में कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो अगर किसी ने कुछ बोला हमें सुनना है, हम सुनने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे,
उस चीज़ को रिसीव करेंगे कि उसने क्या बोला। तो रिसीव ये हो गया। रिसीव करने के बाद हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि सामने वाले ने बोला क्या है। देन रिसीविंग, उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बाद हम उसको याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे। रिमेंबर के बाद हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे एंड इवेलुएट करेंगे। इवेल्यूशन इज द लास्ट प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो रही है उसमें इवेल्यूशन इज द लास्ट प्रोसेस। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं इवेल्यूएशन यहाँ, एंड रिसीविंग इज द फर्स्ट। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहले किसी ने कुछ बोला, हम उसको रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे उसके बाद हम उसको समझेंगे उसने बोला क्या, फिर हम उसको रिमेंबर करेंगे कि मेन पॉइंट्स ये हैं, मेन इन्फॉर्मेशन ये है। फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपने ये बोला था, इसका ये रिस्पॉन्स है। एंड देन हम इवेलुएट करेंगे कि उसका क्वेश्चन क्या था, हमने जो रिस्पॉन्ड किया वो क्या था। देन इवेलुएशन इज द लास्ट। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर डेनिम वॉशिंग। डेनिम मीन्स जीन्स। जीन्स को वॉश करने का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इसके ऑप्शंस क्या है, ब्लीचिंग, क्लीन अप टू एडजस्ट डिजायरेबल इफेक्ट, टिंटलिंग एंड डाइंग, सॉफ्टनिंग, डिसाइजिंग एंड स्काउरिंग, एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिसाइजिंग एंड स्काउरिंग मीन्स जो उसमें फॉरेन मटेरियल लगा हुआ है या स्टार्च वगैरह है उसको सबसे पहले साफ करेंगे। तो डिसाइजिंग एंड स्काउरिंग, तो डिसाइजिंग एंड स्काउरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ठीक है, डिसाइजिंग एंड स्काउरिंग। उसके बाद एंजाइम वॉश या फिर स्टोन वॉश। जो भी डेनिम्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, उनको एंजाइम वॉश या फिर स्टोन वॉश करते हैं। देन आता है क्लीन अप टू द, वॉश करना है तो कितना वॉश करना है, एक एडजस्टेड डिज़ायरेबल इफेक्ट है, एक पैरामीटर होगा, तो जो डिज़ायरेबल इफेक्ट है उस इफेक्ट तक वॉश करना है। उसके बाद फिर ब्लीच करना है, क्योंकि अगर वाइट है तो उसको वाइटनेस को मेंटेन करने के लिए देन उसको ब्लीच करना है। ब्लीच करने के बाद उसको फिर डाई करेंगे, डाइंग के बाद सॉफ्टनिंग। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये भी देखो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हिंदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉटन प्रोसेसिंग। कॉटन प्रोसेसिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, साइंजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, क्यूरिंग एंड हीट सीटिंग एंड डिसाइजिंग। तो साइंजिंग सबसे पहले आता है, साइंजिंग, देन आता है डिसाइजिंग, डिसाइजिंग के बाद आता है स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद आता है ब्लीचिंग, प्रिंटिंग एंड क्यूरिंग एंड हीट सिटिंग। हीट सिटिंग इज़ द लास्ट, जहाँ पे बिल्कुल फाइनल ट्रीटमेंट होता है कॉटन का। कॉटन बिल्कुल बिल्कुल तैयार होके जो लास्ट फाइनिश प्रोडक्ट होता है तब होता है इसमें क्यूरिंग एंड हीट सिटिंग। एंड जो भी कॉटन की जो प्रोसेसिंग है एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसका एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है जिसका लिंक आई बटन पे ऊपर दे दिया है, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और साथ में प्लेलिस्ट है जिसमें सारे जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस किया है, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट भी जरूर चेक कर लीजिएगा। साइंजिंग मीन्स हीट ट्रीटमेंट होती है, उसमें जो फाइबर्स हैं उसमें अगर एक्स्ट्रा फाइबर कुछ इधर उधर से निकले हैं तो उसको रिमूव करना, उसको बोलते हैं साइंजिंग। उसके बाद आता है डिसाइजिंग मीन्स जो एक्स्ट्रा स्टार्च या ऑयलिंग स्टार्च वगैरह है उसको रिमूव करना। फिर स्काउरिंग में जो फॉरेन मटेरियल है या वैक्स है ऑयल्स वगैरह है उसको रिमूव करना। देन आता है ब्लीचिंग। उसके बाद जब ब्लीच होके बिल्कुल फाइन क्लॉथ है उसके ऊपर प्रिंट करना, उसको फिर क्योर करना, हीट सेटिंग करना। ये सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो वीडियो है उसका लिंक दिया है ऊपर आई बटन पे, तो उसको आप जरूर चेक कर लीजिएगा। देन आता है गिव द सीक्वेंस फॉर डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ गारमेंट फॉर फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री के लिए अगर कोई गारमेंट बना रहे हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में डिस्कस करना है। ऑप्शंस क्या हैं, डिज़ाइनिंग बाय मेंटेनिंग आइडेंटिटी और ब्रांड, प्रेजेंटेशन, स्टडी ऑफ फोरकास्ट, आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट, स्टडी ऑफ करंट ट्रेंड, मेकिंग डिज़ाइन ब्रीफ। तो जो इसके बारे में सबसे पहले डिज़ाइन देखेंगे क्या है, ठीक है। डिज़ाइन, जब डिज़ाइन पता हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम एक टारगेट मार्केट, देखो मेनली पर्सन क्या करते हैं, अगर आपको कोई सेटअप करना है तो आप देखोगे कि वहाँ पे कौन सी डिज़ाइन है या क्या चीज़ है उसका ट्रेंड है, फिर उससे रिलेटेड आप मार्केट टारगेट करोगे कि हाई अपर क्लास के लिए बनाना है, मिडिल क्लास या लोअर क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाना, उसके बाद वहाँ की मार्केट को देखना कि मार्केट क्या है,
फिर वहाँ पे देखना कि करंट में ट्रेंड क्या चल रहा है, वो करंट ट्रेंड, और उसके बाद उसके फ्यूचर को भी एनालाइज करना कि इन फ्यूचर में ये ट्रेंड कब तक चलेगा और उसमें चेंजमेंट होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले डिज़ाइन बनाना, देन मार्केट को आइडेंटिफाई करना, फिर वहाँ का करंट ट्रेंड क्या है, करंट ट्रेंड देखना, फिर स्टडी फोरकास्ट स्टडी करना इन फ्यूचर क्या हो सकता है, फिर डिज़ाइन को सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के डिज़ाइन को बनाना, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी ब्रांड है, उसको मेंटेन करके रखना, और लास्ट आता है प्रेजेंटेशन, फिर उसको प्रेजेंट करना फाइनली कि ये जो है पूरा गारमेंट बन के तैयार हुआ। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो भी डिज़ाइन बनानी है, डिज़ाइन को ब्रीफ तरीके से उसको स्टडी करना, फिर वहाँ से उससे रिलेटेड टारगेट मार्केट को देखना, उसके बाद वहाँ पे करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, करंट ट्रेंड के बाद उसका फ्यूचर कितना है और फ्यूचर में जो भी चेंजमेंट हुए पॉसिबल चेंजेस क्या हैं, देन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी आइडेंटिटी या ब्रांड जो भी है उसको मेंटेन करके रखना, एंड फाइनल प्रोडक्ट को फिर प्रेजेंट करना कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इस यहाँ पे भी आप हिंदी में भी देख लीजिएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आंसर्स हैं तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपके आज के क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, इनका स्टैंडर्ड कैसा लगा, और जो नेगी, मेंथी एंड गवंती जो स्टिच हैं तो कौन, ये जो टाइप्स हैं एम्ब्रॉयडरी के, कौन से एम्ब्रॉयडरी के टाइप्स हैं, तो वो एम्ब्रॉयडरी आपको बतानी है। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है वे टू JRF विद आकांक्षा सिंह, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये चैनल है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू, बाय बाय।